ऑडियो 3 पुस्तक का नाम बच्चे और उनका मनोविज्ञान, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बालकों में अपराध और उसका उपचार। बच्चे बहुधा बड़े प्यारे लगते हैं और प्राय ये कहा जाता है कि वे बड़े ही अच्छे हैं और उनका जीवन बड़ा ही सुखी है, परंतु सभी बच्चों के विषय में ये बात लागू नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वातावरण में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे प्राय ऐसा व्यवहार दिखलाते हैं जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि उनमें व्यक्तित्व संबंधी कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। ऐसे बच्चे संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं। यूं तो कठिनाइयां और समस्याएं सभी व्यक्तियों के अनुभव की वस्तु है, चाहे वे बच्चे, प्रौढ़ व बूढ़े क्यों न हो, परंतु संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के सहारे करना चाहता है। इसके विपरीत संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति अपने आवेशवश किसी समय कुछ भी कर सकता है। पुराने जमाने में अपराधी बालक के असामान्य व्यवहार का कारण किसी भूत, प्रेत अथवा शैतान को समझा जाता था। ऐसे बालकों से लोग डरा करते थे और कभी कभी उनकी पूजा भी किया करते थे। इसके विपरीत उन्हें कभी कभी मार डालने की भी चेष्टा की जाती थी, किंतु अपराधी बालकों के प्रति आजकल ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। मनोवैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप अब उनके व्यवहार के कारण को समझने की उपयोगिता मान ली गई है। पाश्चात्य देशों में तो अपराधी बालकों के उपचार के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित की जा रही हैं और उनसे अपराधी बालकों का बड़ा ही उपकार होता है। स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। अपने अनेक स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक को दूसरे पर आश्रित रहना होता है, फलतः उसे दूसरों के अनुसार ही अपने को व्यवस्थित करने की चेष्टा करनी होती है। इन आवश्यकताओं में 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला शारीरिक, जैसे भोजन, जन, नींद व अन्य शारीरिक सुविधाएं। दूसरा आत्मा संबंधी, जैसे दूसरों से प्रशंसा, राय व अपनत्व की भावना पाने की इच्छा। तीसरा सामाजिक, जैसे दूसरों के कार्यों में हाथ बटाने हेतु कुछ सामाजिक कौशल प्राप्त करने की इच्छा। ये स्वाभाविक आवश्यकताएं बालकों के विभिन्न व्यवहार व कार्यों के लिए अभिप्रेरणाएं हो जाती हैं। इन अभिप्रेरणाओं की क्रियाशीलता में जब कभी किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होती है तो बालक एक तनाव में आ जाता है। यदि वह तनाव गहरा हुआ और यदि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसका व्यवहार अवांछित रूप लेने लगते हैं। स्पष्ट है कि व्यवस्थापन इन आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति पर निर्भर करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में अभिभावकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अत्यधिक पूर्ति भी व्यक्तित्व के संतुलन को उसी प्रकार बिगाड़ सकती है जैसे उनका अवध मन व्यक्तित्व के स्वास्थ्य के लिए घातक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक का स्वस्थ विकास उसकी आवश्यकताओं को संतुलित पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि बालक की शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके व्यवहार अवांछित रुख लेने लगते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व व्यवस्थापन इन आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति पर निर्भर करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में अभिभावकों को यह भी याद रखना है कि उनकी अत्यधिक पूर्ति भी व्यक्तित्व के संतुलन को उसी प्रकार बिगाड़ सकती है जैसे उसका अपदमन व्यक्तित्व के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालक का स्वस्थ विकास उसकी आवश्यकताओं की संतुलित पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि बालक की शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो बालक के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास न होगा। उलझनों और परेशानियों का सामना तो सभी बालकों को कुछ न कुछ करना ही होता है, परंतु इसकी अवधि बहुत दीर्घ हो जाती है तो बालक अपराधी होने की ओर झुक जाता है। जैसे भोजन के न मिलने पर शरीर जर्जित होने लगता है, उसी प्रकार बालक का मन जर्जित होने लगता है और वह धैर्य खो बैठता है। यदि उसकी इन आवश्यकताओं की सदा समुचित पूर्ति होती रहे तो समाज में सुखी बालकों की संख्या बढ़ जाए और दुखी एवं अपराधी बालकों की संख्या घट जाए। परंतु बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि उनकी पूर्ति करने में प्रणों का थोड़ा आत्मनियंत्रण करना पड़ता है और वे इस आत्मनियंत्रण में सफल नहीं होते। इच्छाओं के दमन का कुपरिणाम विविध बालकों में विभिन्न प्रकार से पड़ता है। कुछ बहुत ही साधारण बातों से अव्यवस्थित हो जाते हैं और कुछ पर बड़ी गहरी गहरी बातों का ही विशेष प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता। परंतु हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी बालक उन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं जिनके लिए आज तक मनुष्य संघर्ष करता रहा है।
अतः जो बालकों के प्रति उत्तरदायी है उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि बालक के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। अपराधी बालकों के उत्पन्न करने वाले मनोविज्ञान कारणों की चर्चा के बाद हम नीचे उन कारणों पर दृष्टिपात करेंगे जो घर और बाह्य वातावरण तथा व्यक्तिगत बातों से संबंध रखते हैं। अपराधी बालकों के होने का कोई एक ही कारण नहीं हो सकता, अतः किसी अपराधी बालक को पूर्ण रूपेण समझने के लिए उसकी विशेष परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक बालक की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। घर, स्कूल, साथी, पड़ोसी, कार्यकाल व अवकाश, समय सभी बातों का बालकों के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही किसी बालक के अपराधी होने के संबंध में निर्णय कर लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में जो हो चुका है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर स्थायी रूप से जमा रहता है। अतः याद रखना कि जन्म से ही बालक अपराधी नहीं होता। उसके अपराधी होने का प्रधान कारण उसकी परिस्थितियां ही होती हैं। केवल बाह्य रूप से देखने से अपराधी बालक को पहचान लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी सामान्य बालक और उसकी बाह्यता कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। किसी अपराधी बालक को समझने व उसके उद्धार के लिए हमें उसके वंशानुक्रमण, सामाजिक इतिहास व तात्कालिक उत्पादक परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। उसके अपराधी होने में ये सभी कारण अपना अपना योग देते हैं। स्पष्ट है कि अपराधी बालक एक सामाजिक समस्या है और समाज की दृष्टि में रखते हुए उसके सुधार के उपायों को हमें खोजना चाहिए। अपराधी बनाने वाले घरेलू कारण प्राय यह सोचा जाता है कि गरीबी बालक को अपराधी बना देती है। बालक के अपराधी बनने में गरीबी का प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि गरीबी के कारण उसमें बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अनैतिक साधनों की ओर झुक जाता है। न्यायालय में जितने अपराधी बालक उपस्थित किए जाते हैं उनमें से अधिकांश गरीब कुटुंब के होते हैं, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धनी घर के अपराधी बालक न्यायालय में बहुत ही कम लाए जाते हैं, क्योंकि उनके अभिभावक स्वयं उन संबंध में आवश्यक उपचार करने की चेष्टा करते हैं। माता पिता की बेकारी के कारण बच्चे प्राय भूखे रह जाते हैं और वे अपनी साधारण शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भीख मांगने, चोरी करने व कुछ ऐसे अन्य कार्यों को करने की ओर झुक जाते हैं जिससे उनका नैतिक अधःपतन हो जाता है। बेकारी के कारण माता पिता में बहुधा ऐसे झगड़े हो सकते हैं जिससे घर का सारा वातावरण दूषित हो सकता है। ऐसी स्थिति के आ जाने पर लड़के घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कुछ प्रयत्न करने में अनैतिक साधनों का सहारा ले सकते हैं। यदि माँ को घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर नौकरी एवं मजदूरी करने जाता है तो इसका प्रभाव नियंत्रणहीन बालकों पर बुरा पड़ सकता है। माँ की अनुपस्थिति में लड़के मनमानी करने लगते हैं। ऐसी आदतें सीख लेते हैं जो बाद में उन्हें अपराध करने की ओर अभिप्रेरित कर सकती है। अपराधी बालकों के अध्ययन में देखा जाता है कि पिता के कड़े नियंत्रण में रहने वाले लड़के बहुधा अपराधी की कोटि में आ जाते हैं। पिता के कड़े नियंत्रण से उनका स्वाभाविक इच्छाओं का दमन होता है। इस दमन के कुपरिणाम की ओर पिता का ध्यान नहीं जाता। दमन का प्रभाव कभी स्वस्थकर नहीं होता। इससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति चुपके अनैतिक साधनों के सहारे करने की ओर झुक सकता है। पिता के अधिकारवाद का मन ही मन अथवा स्पष्टता विरोध करते करते उसमें सभी प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध हो जाने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस प्रवृत्ति के कारण कोई अपराध कर बैठना उसके लिए सरल हो सकता है। पति और पत्नी के आपसी झगड़े का बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन घरों में ऐसे झगड़े आए दिन हुआ करते हैं उनके लड़के अपने को आरक्षित समझने लगते हैं। इस आरक्षित भावना को दूर करने के लिए वह चोरी करना प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि चोरी से प्राप्त वस्तुओं से वे अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं। यदि माता पिता के झगड़े के कारण उनके घर में शांति नहीं मिल सकती तो वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर चले जाना अच्छा समझते हैं। इस प्रकार का बाहर जाना उनके नैतिक विकास में बाधक हो सकता है। बाल निर्देशन केंद्रों को यह अनुभव है कि व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बालकों में घरेलू वातावरण में सुधार कर देने से स्वतः बड़े सुधार आ जाते हैं। घर में उपमाता व उपपिता की उपस्थिति का बालकों के विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ सकता है। जब उपमाता अथवा पिता के कारण बालक पहले जैसा प्यार नहीं पाता तो उसमें संवेगात्मक तनाव आ जाता है और वह अपराध की ओर झुक जाता है। घर के विभिन्न बालकों में कुछ को कम कुछ को अत्यधिक प्यार करने से बालक में परस्पर ईर्ष्या और वैमनस्य आ जाता है। जब एक लड़के की दूसरे के सामने सदा प्रशंसा की जाती है तो अप्रशंसित बालक प्रशंसित बालक
के ही नहीं वरन प्रशंसा करने वाले का भी विरोधी हो जाता है। इस विरोध में वे कुछ ऐसा चेष्टा भी कर सकते हैं जिससे उन्हें कुछ प्रशंसा मिले। इस चेष्टा में उनका व्यवहार अनैतिक हो जाता है। जिन लड़कों के घर में यथोचित प्यार नहीं मिलता उनके मन में असामाजिक भावनाएं ग्रंथियां घर करने लगती हैं। वे भावना ग्रंथियां साधारण से उद्दीपन की उपस्थिति होने पर अवांछित व्यवहार की ओर व्यक्तित्व को अभिप्रेरित करती हैं। जिन लड़कियों को घर में प्यार नहीं मिलता वे काम भावना संबंधी अनैतिक व्यवहार का शिकार हुआ करती हैं। वे प्यार और सम्मान की भूखी हो जाती हैं और जो व्यक्ति उन्हें तत्कालिक प्यार व सम्मान देने को तैयार होता है वह उस पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाती हैं। साथ ही यहाँ यही लड़कियां आगे चलकर तानाशाही विचार की होती हैं। घर में पति, बच्चों, ससुर, सास सब पर अपनी हुकूमत चलाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। अत्यधिक लाड प्यार का भी परिणाम बहुधा अवांछित ही होता है। बच्चों की प्रत्येक इच्छा को पूरी करने की चेष्टा की जाती है जिससे प्रत्येक इशारे पर नाचने के लिए सभी हर समय तैयार रहते हैं। उनकी दशा वास्तव में आगे चलकर दयनीय हो जाती है। घर में तो उनकी किसी प्रकार निभ जाती है परंतु उनका बाहर निभना अत्यंत कठिन हो जाता है क्योंकि बाहर समाज में उन्हें घर जैसा प्यार नहीं मिलता। ऐसे बच्चे किशोर अवस्था में जो ही मन में आता है उसी के अनुसार आचरण दिखलाने लगते हैं। बाल निर्देशन केंद्रों द्वारा अन्वेषण से पता चला है कि ऐसे लड़के बहुधा चोरी के अपराधी पाए जाते हैं। जिन घरों में शराबखोरी, अनैतिकता व निर्दयता का वातावरण बना रहता है उनके लड़के बहुधा विभिन्न प्रकार के अपराध करते पाए जाते हैं। यह इतनी स्पष्ट बात है कि इसके लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे गरीब, अनैतिक व निर्दयी माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को भीख मांगने व चोरी करने के लिए विवश किया करते हैं। कुछ अन्य कारण, प्राय प्रत्येक शहर में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें विशेषतः ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनकी रहन सहन की नैतिक नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के घरों में के लड़के प्राय अनैतिक कामों में लग जाते हैं क्योंकि उनका वातावरण ही बड़ा अनैतिक होता है। मनोरंजन के लिए बुरे स्थान, जुए खेलने के स्थान, वैशाल्य आदि उनके अनुभव के अंग होने लगते हैं क्योंकि वातावरण में उपस्थित इन स्थानों का प्रभाव उनके चरित्र पर पड़े बिना नहीं रहता। अपराधी बालकों के अध्ययन से पता चला है कि एक बालक दूसरे को किसी अनैतिक कार्य में लगने के लिए उत्साहित करता है और अन्य अपराधी बालक अपना समूह बनाकर अनैतिक व्यवहार के भागी होते हैं। यह अनैतिक व्यवहार ऐसा होता है जिसे कदाचित कोई बालक अकेले करने का साहस न करता। ऐसे अनैतिक व्यवहार में रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट रेल यात्रा करना, वर्जित जलाशयों में तैरना, वर्जित स्थानों में उधम मचाना और कहीं आग लगा देना आदि हो सकता है। इस सामूहिक अनैतिक व्यवहार से ये जान पड़ता है कि यदि इन बालकों को अपने अवकाश काल को बिताने का समुचित व स्वस्थकर साधन दिया जाता तो कदाचित वे ऐसे कार्यों में नहीं लगते। अतः समाज का ये कर्तव्य है कि वे बालकों के अवकाश काल के उपयोग के लिए उच्च साधनों का आयोजन करे। फैक्ट्री में काम करने वाले बालकों की भी दशा दयनीय होती है। फैक्ट्री में उन्हें मशीन की तरह काम करना पड़ता है। उनकी सभी कोमल भावनाओं पर तुषारपात हो जाता है। फलतः वे फैक्ट्री में कार्य करने के बाद अनैतिक रूप से अपने अवकाश काल को बिताने की ओर झुकते हैं। अपने मनोरंजन के लिए वे अवांछित स्थानों, सिनेमाघर, ताड़ी खाना, वैशाल्य, जुआघर में जाते हैं। इन स्थानों में उनकी नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धुआंधार जहरीले प्रचार बालकों की अनैतिकता की ओर प्रेरित करने में आज के जहरीले गंदे प्रचार साधनों का बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ सैकड़ों प्रकार की बीड़ी फैक्ट्रियां, तंबाकू के कारखानों का प्रचार, वाहन अश्लील गीत गाते हुए अपने माल का प्रचार करते हुए न मिले। जन साधारण का मन अपनी ओर लुभाने के लिए सब कुछ नैतिक अनैतिक करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। प्रातः यह देखा जाता है कि अपने साथ नाचने वाले लौंडे रखते हैं जो विचित्र ढंग से अपने को सजाए रखते हैं। विचित्र प्रकार के हाव भाव दिखाकर, आंखें मटकाकर गंदे व अश्लील कामुकता उत्पादक गीत गाकर प्रचार करते हैं। इनको देखते ही मोहल्ले के बच्चे उस जगह एकत्रित हो जाते हैं। बच्चों का कोमल हृदय इनकी अश्लीलता का सीखता ग्रहण कर लेता है। कुछ रंगे रंगाए पोस्टर भी पा जाते हैं। थोड़ी देर प्रचार करके मोटर तो आगे बढ़ जाती है परंतु उनकी छाप इन बच्चों पर पड़ती है। वे इसी ढंग से उन्हीं गीतों को दोहराते हैं। परिणाम यह होता है कि उनके विचार तो दूषित हो ही जाते हैं, साथ ही वे बचपन से ही नशीली वस्तुओं का सेवन भी प्रारंभ कर देते हैं। समाज की नैतिकता पर इन अनियंत्रित प्रचार साधनों ने बड़ा घातक प्रभाव डाला है। यदि समय रहते इन्हें रोका न गया तो अच्छाई की ओर ले जाने वाले सारे साधन
साधन इनके सामने निष्फल हो जाएंगे। इस और सबसे अधिक ध्यान देने का कार्य सरकार का है। जिस तरह अफीम के खुले व्यापार से सारे चीन देश के वासियों में अफीमची और काहिल बना दिया है, उसी प्रकार का खुला विचार भारतवासियों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का अभ्यासी बना देगा। आज नगर तो नगर ही है और गांव के 80% बच्चे 10 वर्ष से पहले ही नशीली वस्तुओं का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। बड़े बड़े शिक्षाप्रद उपदेश क्यों न निष्फल जाए, जब बचपन से ही वह सीखते हैं प्यार किया तो डरना क्या, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। बहराइच नगर में एक सभ्य घर की लड़की किसी के साथ निकल भागी। घर से जाते समय वह एक पर्चा रखती गई। बाद में घर वालों ने खोज लिया तो उस पर्चे में लिखा था, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस प्रचार साधन में सिनेमा का हाथ सबसे अधिक है। एक नगर में जितने सिनेमा होते हैं, सबके नए चलचित्रों में रोज सज कर जुलूस निकलता है। आप देखेंगे इस जुलूस के साथ सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है। सिनेमा के विचारक आगे आगे लाउड स्पीकरों में खेल की प्रशंसा करता जाता है, पर्चे बांटा जाता है और बच्चे पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं। इनके जुलूसों को ये ही बच्चे सफल बनाते हैं। इनके कोमल हृदय सूक्ष्म रूप से बुराई को ग्रहण करते रहते हैं और अनैतिकता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते जाते हैं। व्यक्तिगत कारण, किसी शारीरिक दोष के कारण बालक का कोई अनैतिक व्यवहार दिखलाना असंभव ही नहीं, परंतु शारीरिक दोष के कारण जो वह दूसरों का व्यंग सुना करता है, उससे उसमें असामाजिक व्यवहार दिखलाने की प्रवृत्ति आ जाती है। उदाहरण, जो बालक सदैव बीमार रहता है और उसमें एक प्रकार की आत्महीनता की भावना आ जाती है, वह उन बालकों के प्रति विरोध भावना ला सकता है जो प्राय स्वस्थर होते हैं। ऐसे बालक अन्य बालकों के समूह में अपने से कमजोर बालक को तंग कर सकते हैं और दूसरों को चिढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। अतः उन्हें अपने व्यवस्थापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दोनों को अपनी उम्र वाले बालकों के साथ रिमाना कठिन हो जाता है। मंद गति से विकसित होने वाला बालक अपने को छोटा, तीव्र गति वाले अपने को बड़ा पाता है। ऐसी स्थिति में दोनों में एक प्रकार का ऐसा मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है जिससे अनैतिक व्यवहार की ओर झुकना कठिन नहीं होता। तीव्र गति से विकसित होने वाला बालक अपने से छोटे बालकों को विविध प्रकार से तंग कर सकता है और मंद गति वाला अपने आत्मीय भावना के प्रति प्रक्रिया स्वरूप अनैतिक व्यवहार दिखला सकता है। बहुत से अन्वेषणों का कहना है कि दोषयुक्त व्यवहार और मानसिक विकास की मंदगता में घनिष्ठ संबंध है। इस घनिष्ठ संबंध में यहाँ व्याख्या करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, परंतु इस संबंध में इतना कह देना आवश्यक है कि मंद बालक में अनैतिक प्रलोभनों से अपने को बचाने की सामान्य बालकों की अपेक्षा कम सामर्थ्य होती है। अतः समाज का ये कर्तव्य है कि ऐसे बालकों की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों का आयोजन करे। अपराधी बालकों के उपचार के संबंध में बेकार फाउंडेशन बोस्टन यूएसए के कुछ सुझावों का प्रतिपादन किया है। इन सुझावों को नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। पहला, बालक की रुचियों के साथ माता पिता की सहानुभूति का भी अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, माता पिता को अपने व्यवहार में अपराधी बालकों के प्रति कड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा, बालक को शारीरिक व मानसिक लीलाओं को समझना चाहिए। चौथा, निर्दयतापूर्ण व्यवहार को बंद करना चाहिए। पांचवा, कोसना, तरह तरह की बातें कहना, धिक्कारना बंद करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हर अवसर पे कुछ रियायतें देना चाहिए। सातवां, माता पिता को अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। आठवां, बालक के अपराध को मामूली न समझना चाहिए। नौवां, कौटुंबिक गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। 10वां, काम संबंधी भावनाओं के प्रति माता पिता को मनोविज्ञान और स्वस्थ विचार रखना तथा इस संबंध में बालक और बालिकाओं की जिज्ञासा को शांत करना है। 11वां, उचित घरेलू वातावरण उत्पन्न करना। 12वां, कुटुंब के अन्य सदस्यों के अनैतिक व्यवहार को बंद करना चाहिए। 13वां, कुटुंब के उन संबंधियों को निकाल देना चाहिए जिनका बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालकों की अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी एक उपाय की चर्चा नहीं की जा सकती जो हर स्थिति पे लागू हो, क्योंकि उनकी अपराध प्रवृत्ति के कई कारण होते हैं। इस संबंध में रुचि रखने वालों को सभी उपलब्ध साहित्य से परिचित होना चाहिए, जिससे हर संबंध वाली आधुनिक विचारधारा से वे अवगत रहे। अपराध प्रवृत्ति को रोकने का कार्य बालक के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु के गर्भ में आ जाने के बाद माता को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद लालन पालन इस प्रकार का हो कि शिशु अच्छी ही आदतों को अपनाए। इस संबंध में नर्सरी स्कूलों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता।